हेलो स्टूडेंट्स, परमा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जिसमें आज हम संचारण के बारे में पढ़ेंगे कि संचारण यानी कोरिजन होता क्या है, संचारण के उदाहरण, संचारण की क्रियाविधि तथा संचारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक संचारण यानी कोरिजन कि संचारण होता क्या है। संचारण को हम ऐसे समझें सिंपल वे में कि संचारण का मतलब जंग होता है। जैसे लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो देखिए डेफिनेशन देखें, संचारण होता कैसे है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातुएं वातावरण में उपस्थित वायु एवं जल वाष्प से क्रिया करके अवांछित यौगिकों का निर्माण करती हैं, जिससे धातु का क्या होता है, क्षय होने लगता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। संचारण की बात कर रहे हैं। संचारण किस किस की उपस्थिति में लगेगा, वायु एवं नमी की उपस्थिति में कुछ धातुएं क्या होती हैं, क्षय होने लगती हैं, या अपन ऐसे कह दें अवांछित यौगिकों का निर्माण करती हैं, यानी जिसकी हमको इच्छा नहीं है, हम नहीं चाह रहे कि ये बने, लेकिन उसका निर्माण हो जाता है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। वह क्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडल एवं नमी की उपस्थिति में अवांछित यौगिकों का निर्माण करती हैं, जिससे धातु का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। धातु का क्षय का मतलब, क्षय माने कमी, धातु में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। यह क्रिया क्या कहलाएगी, संचारण। इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन। संचारण के उदाहरण देखें हम, एग्जाम्पल क्या हैं। तो देखिए संचारण लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण है, संचारण का उदाहरण है। और लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। ये मैंने रेड कलर से बनाया इसलिए लाल भूरे रंग का। अब देखिए कॉपर पे जब जंग लगेगी तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा। कॉपर पर जब जंग लगेगी यानी कॉपर का जब संचारण होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, हरे कलर का। ये ग्रीन बना दिया हमने। सिल्वर का बदरंग होना, सिल्वर का बदरंग यानी मटमैला सा कलर हो जाएगा। सिल्वर यानी चांदी को आपने देखा होगा, जब उस पर ये जो प्रोसेस होती है सिल्वर में, ये क्या होती है, नट वैसे धातु होती है। कई दिनों के बाद में इसका असर दिखाई देगा कि सिल्वर पे क्या लग रही है, जंग लग रही है। आपने देखा होगा कि जब चांदी की जो चीज़ें वगैरह जो भी पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बदरंग हो जाती हैं, मिटमिले कलर की हो जाती हैं। तो हम कहेंगे कि सिल्वर का क्या हो गया, संचारण हो गया। तो देखिए ये उदाहरण आपको याद रखने हैं कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। और कॉपर का रंग हरा हो जाएगा, जबकि सिल्वर का रंग बदरंग हो जाएगा, मटमैले कलर का। अब संचारण की देखिए क्रियाविधि। संचारण की क्रियाविधि देखें तो संचारण निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं हम रासायनिक या शुष्क संचारण, और दूसरा है विद्युत रासायनिक संचारण। तो रासायनिक या शुष्क संचारण क्या होता है, देखिए कि धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो देखिए कि HCl, SO2, Cl2 और H2S आदि के द्वारा संचारण होने को हम क्या कहते हैं, रासायनिक या शुष्क संचारण। यहाँ पर ये शुष्क शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, यानी वाटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर शुष्क में केवल क्या होंगी, गैसें, गैसों के द्वारा संचारण होगा, और जिसे अपन क्या कहेंगे, शुष्क या रासायनिक संचारण कहेंगे। और एग्जाम्पल ऐसी गैसें कौन कौन सी होती हैं, HCl, SO2, Cl2 और H2S आदि के द्वारा क्या होने लगता है, संचारण होने लगता है। अब बात करें विद्युत रासायनिक संचारण की। देखिए तो विद्युत रासायनिक संचारण में क्या होता है कि एक रासायनिक सेल का निर्माण होगा, और इसमें दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको। देखो एक तो नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन यानी अशुद्धि चाहिएगी, अशुद्धि के रूप में क्या होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन होगी।
तो देखिए धातुओं का नमी एवं अशुद्धि की उपस्थिति में संक्षारण होना क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक संक्षारण कहलाता है। धातुओं का नमी एवं अशुद्धि, और अशुद्धि के रूप में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? अशुद्धि क्या हो रहेगी यहाँ पर? O2। O2 की उपस्थिति में यानी जंग लग रहा है, यानी संक्षारण होना, धातु का क्षय होना, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक संक्षारण, विद्युत रासायनिक संक्षारण कहलाएगा। और यह संक्षारण जो होता है शुष्क संक्षारण की तुलना में क्या होगा? तीव्रता से होगा। और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो लोहे पर जंग का लगना एक विद्युत रासायनिक संक्षारण है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का संक्षारण है। तो लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक संक्षारण है, यानी इस पर एक रासायनिक सेल का क्या होगा? निर्माण होगा, यानी एनोड और क्या बनेंगे? कैथोड बनेंगे। तो जंग लगने में लोहे की सतह पर क्या होता है? एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल या रासायनिक सेल जिसको कहते हो, या गैल्वेनिक सेल का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा? देखिए अशुद्ध लोहा, शुद्ध जो लोहा होगा वो तो एनोड बनेगा, और अशुद्ध लोहा किसका कार्य करेगा? कैथोड का कार्य करेगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। संक्षारण में जब कभी भी हम सेल बनाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो देखिए ये चैप्टर है, इसमें भी लिए हमने, इसके बाद में धातु निष्कर्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये कंसेप्ट काम में आएगा कि अशुद्ध धातु का तो एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का क्या बनाओगे? कैथोड। लेकिन संक्षारण में उल्टा होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अवांछित यौगिकों का निर्माण हो रहा है, हम चाह ही नहीं रहे वो चीज़ बन रही है, तो इसमें जो एनोड और कैथोड होंगे वो भी उल्टे लिए जाएंगे। ध्यान रखना कि एनोड जो होगा वो तो शुद्ध धातु का लिया जाएगा, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। क्या कह रहे हैं हम? दोबारा सुनिए कि जो भी सेल बनाते हैं हम एनोड और जो कैथोड लेते हैं, एनोड तो लेते हैं हम किसका? अशुद्ध धातु का, और कैथोड किसका होगा? शुद्ध धातु का। और शुद्ध धातु कहाँ पर ही जमा होती है? कैथोड पर। लेकिन संक्षारण में उल्टा होता है, एनोड तो शुद्ध धातु का, जबकि कैथोड किसका होगा? अशुद्ध धातु का होगा। और इस जो संक्षारण की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होगा, यानी एनोड और कैथोड बनने वाले हैं रासायनिक सेल के अकॉर्डिंग। और रासायनिक सेल के अकॉर्डिंग यानी गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग देखें हम, तो हमने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक का याद रखना है आपको। एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। एनोड इसका मतलब किसका होगा? ऑक्सीकरण होगा एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, एनोड पर ऑक्सीकरण जब होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड पर क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाएगा, तो अपचयन की क्रिया होगी कैथोड पर। हमने कहा कि जब लोहे पर जंग लगती है तो एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या हुआ? कि उसमें एनोड और कैथोड बनेंगे। एनोड और कैथोड बनेंगे तो एनोड पर रासायनिक सेल में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर तो हमेशा क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? ग्रहण किए जाएंगे। यानी हम देखें कि विद्युत रासायनिक सेल का जब निर्माण होता है, कब? जब लोहे पर क्या लगे? जंग। तो उस समय उसमें होने वाली क्रिया क्या होंगी? तो देखिए इस सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती हैं। तो संक्षारण के दौरान क्या क्या अभिक्रिया संपन्न होंगी? देखिए एनोड पर क्या होगा? एनोड किसका बना हुआ है बताइए? एनोड किसका बना होता है? संक्षारण में हमने अभी आपको बताया कि संक्षारण में एनोड जो होगा वो शुद्ध धातु का, और कैथोड क्या होगा? अशुद्ध धातु का बना होता है। सभी सेलों की जब बात कर रहे थे हम, प्रत्येक सेल जो होगा उस सेल में शुद्ध धातु का तो क्या बनाया जाएगा? कैथोड, और अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाएगा? एनोड। यानी अशुद्ध का तो क्या बनाना है? एनोड, और शुद्ध का कैथोड। और शुद्ध धातु हमेशा कहाँ पर जमा होगी? कैथोड पर। लेकिन संक्षारण में उल्टा होता है कि शुद्ध धातु का क्या बनाना है आपको? एनोड, और अशुद्ध धातु का क्या बनेगा?
कैथोड बनेगा। तो एनोड यानी लोहा, लोहा जो है क्या है, शुद्ध धातु का हमने एनोड के रूप में प्रयुक्त किया, तो शुद्ध धातु एनोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी लोहा आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो देखिए यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन देखें, तो एनोड पर रिएक्शन देखें तो Fe से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, और Fe प्लस क्या बना दिया, 2 बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। वास्तव में ये रिएक्शन कैसे हुई, तो देखिए Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ये क्या बन गया, Fe प्लस 2। सामान्य वे में ये हुआ, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और क्या बन गया, पहले Fe प्लस 2 बन गया, क्योंकि Fe जो है धातु की जो सतह है वो किस, शुद्ध धातु की जो सतह है वो किसका कार्य कर रही है, एनोड का कार्य कर रही है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2CO3, H2CO3 के आयन से प्राप्त H प्लस आयन द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। और H2CO3 का निर्माण वास्तव में होता कैसे है, H2O तथा CO2 की क्रिया से, क्योंकि वायुमंडल में कौन सी गैस भी है, CO2, और CO2 और H2O यानी नमी, और CO2 यानी हम बात करें H2O और ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ने क्रिया करके क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, और ये कार्बोनिक एसिड बन गया। और एसिड क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा ये। अब H प्लस आयन देगा, इस H प्लस आयन द्वारा क्या ग्रहण कर लिए जाएंगे, बताओ, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, जो कहाँ से निकले हैं, Fe के ऑक्सीकरण के बाद शुद्ध धातु का जो Fe है यानी आयरन है उसका ऑक्सीकरण हुआ, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किसने ग्रहण कर लिए, H प्लस आयन द्वारा। H प्लस आयन कहाँ से प्राप्त हुए, H2CO3 से, और H2CO3 कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 की क्रिया से। तो ये H प्लस आए, ये H प्लस जो हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन भी है, और उस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देंगे, जल बना देंगे। यानी ये H प्लस जो थे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण किया और क्या बना दिया, बताओ, H2O ये बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, जैसे इसके अकॉर्डिंग देखें हम 2, और जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, तो इसलिए मैंने इधर कितने का गुणा कर दिया, 2 का। हाइड्रोजन कितनी हो चुकी हैं, 4, अब 4 हाइड्रोजन 4 H प्लस हो गए, तो इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, बताओ, 4 आ जाएंगे। तो इसलिए हमने रिएक्शन जो लिखी थी, इस 4 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए हैं तो यहाँ से भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे, 4, और 4 निकलने के लिए हमने इसमें कितने का गुणा कर दिया था, 2 का, ये 4 हो गए थे, और यहाँ भी कितने का गुणा, 2 का। तो ये रिएक्शन जो लिखी थी हमने डायरेक्ट इस तरीके से लिखी थी, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकले और ये बन गया। अब ये बन गया तो अगली जो रिएक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली, ये वाली है। ये हमने आपको खोल खोल के बता दी कि वास्तव में रिएक्शन कैसे हुई। तो ये रिएक्शन जैसे यहाँ से उठाई हमने, ये एनोड पर रिएक्शन हो गई और किस पर हो गई, कैथोड पर हो गई। एनोड पर हो गया ऑक्सीकरण और कैथोड पर हो गया अब चेन। अब रिडॉक्स रिएक्शन देखें, यानी संक्षारण की पूर्ण अभिक्रिया देखें, तो दोनों रिएक्शनों को जैसे ही जोड़ें तो हम देखें जो कट रहा है उसको काट दिया हमने। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गए, देखिए 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इज इक्वल टू 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ये संक्षारण की पूर्ण अभिक्रिया कह दें या क्या कह दें अपन, रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद देखिए ये Fe+2 जो बन गया, ये Fe+2 आयन जल में गतिशील होकर के लोहे की सतह पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयुक्त दोबारा से हो जाता है और क्या बना देता है, ये Fe2O3, यानी Fe2O3 का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड, जिसमें Fe जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो गई, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 और O-2। Fe+2 था वो जल में गतिशील होकर के लोहे की सतह पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जिसमें Fe कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, Fe+3 में। तो देखिए ये क्या हुआ, Fe+2 जो थे वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन
और जल में गतिशील होकर, जल से क्रिया करके क्या बना दिया इन्होंने Fe2O3। Fe2O3 बनाया, तो इसको जैसे ही बैलेंस किया हमने, देखिए इधर कितने हाइड्रोजन हैं 4, तो ये हमने 8H+ जोड़ दिए, 8H+, तो इसको बैलेंस किया, देखो चार्ज 8+ के और इधर 4 दूनी 8 के हो गए, तो आवेश भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी इसको जब अपन संतुलित करेंगे तो उस फॉर्मूले से भी संतुलित करना है। कौन से वाले से, जिसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि कौन से वाले वीडियो में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सीसा संचायक सेल। तो सबसे पहले किसको संतुलित करना है आपको, धातु को, उसके बाद में ऑक्सीजन को, अगले बार हाइड्रोजन को और लास्ट में आवेश को। ये 4 ऑर्डर जो हैं उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, तो कोई भी जो रिएक्शन है उसको क्या किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। तो इसको भी उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब ये Fe2O3 बन गया, जो जल योजित किसका निर्माण कर देगा, जंग का निर्माण कर देगा। यानी फेरिक ऑक्साइड जो है, पानी के बहुत सारे अणु मिल गए और इसने बना दी जंग, और ये बन गया जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। और जंग जब लग जाती है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये अशुद्ध हो गई और अशुद्ध हो गई, और कलर कैसा बन गया, इसका लाल भूरे रंग का बन गया। यानी संचारण में देखें तो संचारण की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद में वो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, एग्जाम्पल के बाद में संचारण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का बता दिया। अब रासायनिक या शुष्क संचारण किन गैसों की उपस्थिति में होता है, ये गैसें हो सकती हैं। और संचारण लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के संचारण का उदाहरण है, विद्युत रासायनिक संचारण का। और विद्युत रासायनिक जब लोहे पर जंग लगती है, यानी लोहे का जब संचारण होता है तो उसमें एनोड और कैथोड किस धातु के बने होते हैं, तो शुद्ध धातु का क्या बनाना है, इसमें एनोड, और अशुद्ध धातु का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, और एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाएगा। यानी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होने वाली है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। संचारण में क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमने ये रिएक्शन देखी एनोड और कैथोड पर। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या पूछता है कि संचारण यानी लोहे पर जंग जब लगती है तो जंग का क्या लिखिए आप, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O। इसको बोलते हैं हम जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। X जल के अणु लगा हुआ है, इसका मतलब जल की जो मात्रा है वो क्या है, अनिश्चित है, कितने भी जल के अणु जुड़ सकते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का। अब देखते हैं कि लोहे पर जंग वास्तव में लगती कैसे है। हमने कहा कि जब लोहे पर जंग लगती है तो एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है, यानी एनोड होगा और कैथोड होगा। रासायनिक सेल की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर क्या आना है, पॉजिटिव चार्ज। और एनोड जो होता है संचारण में क्या होता है, शुद्ध धातु का, जबकि अशुद्ध धातु का क्या बना होता है, कैथोड बना होता है। तो देखिए कि जब लोहे पर जंग लगी तो ये लोहे की एक सतह है, लोहे की सतह, ये लोहे की सतह है, और लोहा भी कैसा है, शुद्ध है, तो इसका मतलब ये क्या है, एनोड। चिकनी सतह पर कभी भी जंग नहीं लगती, यानी चिकनी सतह का संचारण नहीं होता। जंग कब लगेगी, जब यहाँ से कोई एक जगह से क्या होगा, खुरदरा हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कोई कट लग जाएगा, तो लोहे पर क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा और वायु आ जाएगी और क्या लगना चालू हो जाएगी, जंग आ जाएगी। तो हमने कहा ये एक लोहे की सतह थी और यहाँ पर ये पानी की बूंद है H2O, यानी पानी है, ये पानी की बूंद, और वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन O2। लेफ्ट तरफ हम क्या कहते हैं, ये क्या माना हमने, एनोड, और ये कैथोड। एनोड पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। और कैथोड पर क्या होना है, अपचयन होता है, शुद्ध धातु का नहीं बना होता कैथोड, शुद्ध धातु का तो क्या है, अशुद्ध धातु का क्या बना रहता है, कैथोड बना रहता है। यानी कि ये जो बात करें हम, ये जो है वो क्या है, कैथोड है अशुद्ध वाला, और जो शुद्ध है पूरा के पूरा वो क्या है, एनोड है। अब हुआ क्या, देखिए एनोड लोहे का शुद्ध धातु का बना है, इसका मतलब इस पर किसकी क्रिया होनी है, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की क्रिया में Fe से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बन गया, Fe+2 बन गया, Fe+2 बन गया। अब Fe+2 जब हमने बैलेंस की थी रिएक्शन तो यहाँ पर कितने का गुणा किया था, ये 2 का, और ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी Fe से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। यानी मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा, Fe से Fe+2 बना, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कहाँ काम आते हैं बताइए। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से प्राप्त H+ आयन द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। और H2CO3 का निर्माण कैसे हो रहा था, H2O+ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम रिएक्शन देखें स्टार्टिंग से तो देखिए एनोड पर जैसे रिएक्शन देखी थी हमने, Fe से क्या निकले, जैसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Fe+ क्या बन गया, 2 बन गया, Fe+2। दूसरे वे में अपन ने कहा था कि जो H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं H2CO3। ये H2CO3 क्या करता है, H+ आयन देता है। H+ आयन कैसे देगा, H++CO3- ऐसे टूटा तो ये बैलेंस किया हमने, ये कितना हो गया, 2H+, ये H+ आए। अब H+ जो आए हैं वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। कितने हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग देखें हम, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। और वायुमंडल में क्या है बताओ, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना रहे थे, ये H2O जैसे ही बनाया तो इसको बैलेंस किया हमने। देखिए तो बैलेंस के लिए यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 2, इधर कितनी है, 1, तो इधर कितने का गुणा कर दिया हमने, 2 का। अब जैसे ही इधर 2 का गुणा किया तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, और ये कितने हो गए बताओ, ये भी 4 हो गए। अब ये 4 हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर 4, और ये 2, और ये 2, और ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। यानी ये कितने का गुणा कर दिया हमने, 2 का कर दिया। यानी यहाँ से ये ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ये तो एनोड पर हो गई ऑक्सीकरण, और ये किस पर हो गई, कैथोड पर हो गई। यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो इस ऑक्सीजन प्लस 4H+ द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। यानी तीनों ये मिलकर के क्या बना रहे थे बताओ, H2O बना दिया इन्होंने, वाटर बना दिया। अब वाटर बन गया, ये एनोड पर रिएक्शन हो गई, कैथोड पर हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब जंग लगी, जंग लगने के लिए क्या है, ये पानी की बूंद और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन आई, और ये आपस में मिलकर के Fe+2 से संयुक्त होकर के क्या बना रहे थे, ये Fe+2 से संयुक्त हुआ कौन, H2O। पहले बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में जल योजित होकर के ये क्या बना देते हैं बताओ, वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन थी उसने मिलकर H+ आयन से मिलकर तो क्या बनाया था, जल बनाया था। उसके बाद में देखें तो ये जल योजित होकर के क्या बना रहे थे, Fe+2 आयन जल में घुल कर के क्या बनाते हैं, पहले Fe2O3, और ये Fe2O3 जो बना वो क्या होगा, पुनः जल योजित होगा X से, और ये बना देगा जंग Fe2O3.XH2O। ये बन गई जंग, लोहे पर क्या लग गई, जंग। तो इस रिएक्शन को जैसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ तक ये बन गया था। उसके बाद में कैथोड पर जो रिएक्शन होने वाली है, ये वाली रिएक्शन हुई थी यहाँ पर एनोड पर, और ये स्टार्ट हो गई किस पर, कैथोड पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई। और कैथोड पर ये बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर पहले बनेगा फिर क्या, Fe+2 आयन जल से क्रिया करके क्या बना देंगे, Fe2O3, और Fe2O3 जल से जो रिएक्शन करेगा पानी से वो क्या बना देगा, Fe2O3.XH2O, और ये क्या लग गई है यहाँ पर
जंग। हमने कहा केवल चिकनी सतह पर जंग नहीं लगती, जंग केवल कहाँ लगेगी, खुरदरी या कहीं से लोहे को काट दिया तो वहाँ पर क्या हो गया, पानी आएगा और वायुमंडलीय ऑक्सीजन आएगी, तभी क्या लगेगी, जंग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। वास्तव में ये रिएक्शन ऐसे होती है। एनोड और कैथोड हो गए। अब इसमें देखें हम कि एक प्रैक्टिकल से समझें कि वास्तव में देखिए जंग कब लगेगी कब नहीं लगेगी। ये 3 बोतलें हैं, ये देखिए 3 बोतल ली हमने। इन 3 बोतलों में देखें हमने पहली वाली जो बोतल ली है उसमें हमने क्या किया कि इसमें से पानी को बिल्कुल नमी को निकाल दिया। नमी निकालने के लिए हमने इसमें सिल्का वगैरह जेल वगैरह कुछ डाल सकते हैं, और जैसे ही इसमें से नमी निकल गई और इसमें केवल क्या भर दी हमने, वायु भर दी, और कुछ क्या डाल दिए इसमें, आलपिन डाल दी। आलपिन जैसे ही डाली, ये आलपिन है और इसमें क्या है बताओ, ऑक्सीजन है। पानी को बिल्कुल निकाल दिया है और इसकी डाट को जैसे ही बंद कर दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया हमने। दूसरे वाला जो बोतल है उसमें क्या किया हमने कि इसमें शुद्ध जल लिया। शुद्ध जल लिया, शुद्ध जल का मतलब हमने पानी को क्या कर दिया, एक तरह से बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद इसमें जैसे ही भरा तो देखिए तो, और इसमें क्या नहीं लिया हमने, ऑक्सीजन को निकाल दिया है, और ऑक्सीजन को निकाल दिया है और फिर इसमें आलपिन डाली, और इसमें क्या है बताओ, शुद्ध जल है, शुद्ध जल। तीसरे वाले में क्या किया हमने कि इसमें ये आलपिन जो डाली हैं उन आलपिनों में क्या किया कि ना तो हमने वायु को निकाला, इसमें वायु भी है और क्या है, पानी है, और तीनों के डाट लगा दिए गए थे। और कुछ समय के बाद जैसे ही रखा हमने तो देखा कि किस में जंग लगेगी और किस में नहीं लगेगी। तो तीनों आलपिनों में से देखें तो इस वाले में आलपिन में जो होंगी उनमें क्या होगी, जंग लग जाएगी। इन दोनों में जंग नहीं लगेगी, क्योंकि ना तो अकेली ऑक्सीजन की वजह से जंग लगती है, ना ही अकेली किसकी वजह से लगती है, जल की वजह से। तो यानी यह आवश्यक हो गया कि संचारण यानी विद्युत रासायनिक संचारण होगा जब जंग लगेगी लोहे पर, तो इसके लिए वायु एवं नमी दोनों का होना आवश्यक है। दोनों एक साथ होंगी तभी जंग लगेगी, अन्यथा जंग नहीं लगेगी। अब बात करें कि संचारण की रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो संचारण की रोकथाम के उपाय को देखें कि धातुओं को वायुमंडल के सीधे संपर्क में नहीं रखा जाना चाहिए। ये सबसे उत्तम विधि है। धातुओं को क्या करें अपन, वायुमंडल के सीधे संपर्क में रखने से क्या करें, रोकें, यानी सीधे संपर्क में हमको नहीं रखना चाहिए। धातुओं को जंग कम से कम लगेगी, सबसे उत्तम विधि बोलते हैं इसको। और धातुओं को उचित रसायनों जैसे ऑयल पेंट द्वारा क्या कर दो आप, लेपन कर दीजिए। हम क्या करते हैं, खिड़की वगैरह जो भी जंगले वगैरह जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कलर करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें जंग नहीं लगे, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहें। तो उनको अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, धातुओं पर ऑयल पेंट वगैरह कर देते हैं। अगला है धातुओं की सतह पर अन्य धातुओं जैसे जिंक, टिन आदि का लेपन करते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्ग रक्षण या बलिदानी सुरक्षा कहलाती है। उत्सर्ग रक्षण या बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा का मतलब एक धातु ने दूसरे के लिए बलिदान किया। अब बलिदान कैसे होगा, एक सक्रिय धातु होगी, एक कम सक्रिय। तो कम सक्रिय धातु पर अधिक सक्रिय धातु की क्या चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्ग रक्षण या बलिदानी सुरक्षा। स्पेशल जो एग्जाम्पल होता है जो पूछ भी लिया जाता है बोर्ड में, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। यसद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो यसद लेपन या गैल्वेनीकरण का मतलब नाम से उस पर स्टोराई। यसद लेपन, यसद का लेप, यसद कहते हैं जिंक या जस्ते को। तो देखिए लोहे को जब जंग से बचाया जाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अधिक सक्रिय धातु कौन होती है, लोहे से जिंक, उसकी परत चढ़ा दी जाती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम देखते हैं तो उसमें देखें कि धातुओं के लिए जब बात करते हैं तो ऊपर की ओर जैसे जैसे चलते हैं तो उनकी सक्रियता बढ़ती जाती है। तो जिंक और एक लोहा, तो जिंक और लोहे में से जैसे देखें तो Fe जो होता है
उसके मानक अपचयन विभव का मान और जिंक दोनों में देखें तो क्या होता है, वो एक ट्रिक बता रखी थी हमने कि लेके कंस के भांजे काना मज़े से आना, मन जो करे, मन जो करे, जो का मतलब जिंक आ गया, मन जो करे तो फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो देखिए इसमें देखें हम तो जिंक और Fe, तो जिंक और Fe में से देखें तो जिंक जो होती है वो क्या होती है, अधिक सक्रिय होती है लोहे की तुलना में। तो लोहे से क्या है, वो ऊपर है, तो लोहे को जंग से बचा रहे हैं, तो उससे ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अधिक सक्रिय धातु जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, और यह क्रिया यशद लेपन या क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो ये आपका संचारण का टॉपिक हो गया। धन्यवाद।